नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2022 प्री सेक्शनल टेस्ट नंबर 10 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर करते हुए चलूंगी। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपकी परीक्षा के लिए हमेशा से एक विश्वसनीय साथी रहा है और आगे भी रहेगा। अगर आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे द्वारा एक क्विज का टेलीग्राम चैनल चलाया जा रहा है जो कि कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर पीसीएस परीक्षा के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हमारे द्वारा पोस्ट किए जाते हैं जिनको सॉल्व करके आप अपने रिवीजन को काफी इफेक्टिव वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर हमारे द्वारा काफी सारे पिक्चर्स, नोट्स भी शेयर किए जाते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप फर्दर जानकारी ले सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज आपकी तैयारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और भी जाने की या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी तरफ से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है जिनके आधार पर आप अपनी तैयारी को करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो संबंधित है स्वदेश बांधव समिति से। ये देखिए, स्वदेश बांधव समिति ही इसका नाम है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। तो स्वदेश बांधव समिति के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। देखिए, जो अश्विनी कुमार दत्ता हैं, उन्होंने बंगाल विभाजन के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। बंगाल विभाजन आंदोलन से देखिए स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी थी, जिसका मेन मोटो यही था कि अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं होना है, हर कुछ अपना खुद का, यानी कि एक राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत हो गई थी। और इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा था कि स्वदेशी वस्तुओं को ही जो है यूज किया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ये कॉन्सेप्ट पहली बार इसी आंदोलन में आया था। तो इसी उद्देश्य के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। बारिशाल जिला जहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था वो वर्तमान में बांग्लादेश में है। इन्होंने अपना एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया था जिसका नाम था बारिशाल हितैषी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि बारिशाल में अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा, तो ये ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए, जो ज्ञानेंद्र नाथ बोस है उनके द्वारा 1902 में मिदनापुर के अंदर इस समिति की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प आपको बताना है। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जहां पर जन गण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो क्या आपके सामने दिए गए स्टेटमेंट, इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ था, यह 1911 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता के इस अधिवेशन में बिशन नारायण धर द्वारा पहली बार जन गण मन गाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। पूछा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी और क्या इसी सत्र में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। तो देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में जो है हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट के अंदर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। हुआ क्या था, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे और भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया था कि आप लोग एक संविधान बनाकर दिखाएं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए भारतीयों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को जो है बनाया गया था। लेकिन जो कांग्रेस का युवा नेतृत्व था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, उनके द्वारा डोमिनियन स्टेटस की मांग जो इस रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी, उसको लेकर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि जो औपनिवेशिक स्वराज्य है, इसके स्थान पर पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करे। ठीक है। इसके अलावा इस सम्मेलन के अंतर्गत या इस अधिवेशन के अंतर्गत अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन जो है किया गया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत माता समिति की स्थापना कब की गई थी। देखिए, एक भारत माता समिति है और दूसरा एक भारत माता सोसाइटी है। मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और किसने इस समिति के निर्माण में भाग नहीं लिया था। यहाँ पे नहीं वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए, भारत माता समिति की स्थापना 1904 में की गई थी और इन तीनों ही लोगों ने इसके निर्माण में भाग लिया था। केवल वीवीएस अय्यर ऐसे थे जिन्होंने इसके निर्माण में भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो भारत माता समिति के बारे में था। एक है भारत माता सोसाइटी। अगर सोसाइटी की बात आ जाए तो उसकी स्थापना जो भगत सिंह के पिता थे किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह थे, उन्होंने मिलकर की थी। तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित कुछ कथन आपको दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। बोला गया है कि इसकी स्थापना बांकीपुर पटना में की गई थी, तो गलत हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि इसकी स्थापना जो है कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, तो ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह और उधम सिंह ने इस संगठन को बनाने में भाग लिया था, तो ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो देखिए, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना टोक्यो जापान में की गई थी, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने थे, ये कथन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, 1942 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान में की गई। 1943 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको जो है याद रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो 30 अगस्त 1928 को एक भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भारत में की गई थी, वो एक अलग है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। और इस लीग का मकसद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी आजादी दिलाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। किसके बारे में? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में। तो देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला है कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना सूरत में की गई थी, तो गलत, ये दिल्ली में हुआ था। तो मैंने जो अभी आपको बताया ना कि 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग
की स्थापना की गई थी वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसको निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, किसको? ठीक है, साथ में ये पूछा गया है कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन जो है किया था? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस को बेसिकली निर्वाचित किया गया था, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया जो है उनका जो है समर्थन किया था, और फाइनली फिर जो है एक विवाद ना हो इसके लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है ये अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो देखिए 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य अब हमारा लक्ष्य होगा इस बात को कंप्लीटली इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए नेहरू ने इस अधिवेशन में कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है और स्वाधीनता हमारे लिए है पूर्ण स्वतंत्रता। इसी दिन रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वो सही विकल्प कौन कौन से हैं पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, उनके सामने 4 पर्सन के नेम आपको दिए गए हैं, आपको सही बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पूछा है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, तो जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी है इससे जुड़े हुए हैं सूर्य सेन। ठीक है, फिर भारत नौजवान सभा, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे आएंगे भगत सिंह। उसके बाद आत्म उन्नति समिति, तो ये विपिन बिहारी गांगुली उनके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, और आर्य बांधव समाज बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्थापित किया गया था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि नीचे जो आपको 4 एक तरीके से संस्थाएं दी हुई हैं, इनको जो है सही काल क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए थर्ड यानी कि जो भीकाजी आंदोलन है, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1902 में। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट यानी कि अभिनव भारत सभा, अभिनव भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? 1904 में। इसके बाद फोर्थ भारत माता सोसाइटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, और एंड में सेकंड यानी कि गदर दल, जो गदर पार्टी है, उसकी स्थापना 1913 में की गई थी। ठीक है, तो ये इनका सही एक टाइमलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जाति निर्धरणी सभा और महिष्य समिति नामक 2 संगठनों की स्थापना की गई थी? देखिए जाति निर्धारणी सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1897 के अंदर, और जो महिष्य समिति है इसकी स्थापना की गई थी 1901 में, और ये बेसिकली जो कैवर ताश आंदोलन है इसके माध्यम से इनकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 19वीं शताब्दी में की गई थी? तो देखिए जो नादर महाजन संगम है इसका गठन हुआ था 1910 में। ठीक है, जाति निर्धारणी सभा मैंने आपको अभी बताया 1897 में, महिष्य समिति तो 1901 के अंदर इसका गठन हुआ, और नायर सर्विस सोसाइटी का गठन हुआ 1914 में। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि जो जाति निर्धारणी सभा है 1897, ये 19वीं शताब्दी में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सही विकल्प जो है बताना है। ठीक है, तो जो नायर आंदोलन है ये दरअसल
केरल से जुड़ा हुआ आंदोलन है। केवरतास जो आंदोलन है ये मिदनापुर बंगाल से जुड़ा हुआ आंदोलन है। जस्टिस पार्टी आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जो है आपका मद्रास से जुड़ा हुआ आंदोलन है। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो दिए गए आपको चार मूवमेंट्स हैं इनको आपने सही टाइमलाइन के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि सत्य शोधक आंदोलन, इसकी जो है स्थापना की गई थी 1873 के अंदर। जो अरविपुरम आंदोलन है इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। नायर आंदोलन 1891 में इसकी स्थापना की गई और जस्टिस पार्टी मूवमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 1916 में। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन जो है करना है, यानी कि गलत विकल्प आपको जो है बताना है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायर, ये बिल्कुल ठीक है। अरविपुरम आंदोलन सीएन मुदालियार, ये गलत है, क्योंकि देखिए जो अरविपुरम आंदोलन है ये 1988 में बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था और इस आंदोलन की स्थापना की गई थी श्री नारायण गुरु के द्वारा। उसके बाद देखिए दलित वर्ग महारों का आंदोलन, तो बी आर अम्बेडकर, ये बिल्कुल ठीक है। और सत्य शोधक आंदोलन ज्योतिबा फूले, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए सत्य शोधक समाज ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जो वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है अरविपुरम आंदोलन, तो ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के साथ जुड़ा हुआ है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1902-1903 में। जस्टिस पार्टी आंदोलन, तो ये साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1916 में। जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग है ये बेसिकली जुड़ा हुआ है कांग्रेस का जो हरिजन आंदोलन था उसके साथ, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1932 में। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही जो है गलत विकल्प है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए जस्टिस पार्टी जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1916 में मद्रास में, जो कि आधुनिक चेन्नई है, वहां पर हुई थी। इसके संस्थापक थे टी एन नायर, पी त्यागराज और सी जनरेसा मुरलीधर। इसका जो वास्तविक नाम था वो दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन था। 20वीं सदी के आरंभ में उभरने वाले एक जाति आधारित आंदोलन को संचालित करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जातीय आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सी वी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा किया गया था। तो देखिए जो नायर आंदोलन है उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या के प्रयास के लिए विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष के कारावास की सजा जो है सुनाई गई थी। देखिए इस वाले मामले को जाना जाता है अलीपुर मुंबई अभियोग के नाम से। ठीक है, तो अगर अलीपुर षड्यंत्र भी अगर आ जाता है तो सेम आंसर करना है। यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर का कलेक्टर था उसकी मर्डर के अटेम्प्ट के लिए जो महान क्रांतिकारी थे अरबिंदो घोष और 37 अन्य लोगों को विचाराधीन कैदी के रूप में, यानी कि अभी उन पर विचार किया जा रहा है, 1 वर्ष की सजा जो है सुनाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, वीडी सावरकर को कितनी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? वीडी सावरकर को कितने साल के लिए अंडमान जेल में भेजा गया था? तो देखिए, वीडी सावरकर जो है उन्होंने सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने और हथियारों को इकट्ठा करने और विद्रोह के बीच में उनको वितरित करने के आरोप में 2 बार यानी कि 1910 में और 1911 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और साथ में उनको 10 सालों के लिए अंडमान जेल में भी भेजा गया। अगर हम वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 में। इनकी मृत्यु हुई 26 फरवरी 1966 को। इनको बेसिकली स्वतंत्रीय वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। ये हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने में काफी अग्रणी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको अपने समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए कितनी बार सजा सुनाई गई और बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष सजा नहीं सुनाई गई थी? ठीक है, आपको एक तो ये बताना उनको कितनी बार पनिशमेंट दी गई और किस ईयर उनको पनिशमेंट नहीं दी गई, ये भी आपको बताना है। तो देखिए, उनको जो है 3 बार सजा सुनाई गई थी और यह है 1897, इसके बाद 1908 और उसके बाद 1916, यानी कि जो 1903 वाला है ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को न्यायालय की अवमानना के आरोप में यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कब सजा सुनाई थी? साथ में बताना है कितने वर्षों के कारावास की सजा जो है सुनाई गई थी। ठीक है, तो देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था उन्होंने 1883 में 2 साल के कारावास की सजा जो है सुनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 1931-32 के दौरान षड्यंत्र और राजद्रोह के आरोप में 12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इनको जो है 1931-32 के दौरान राजद्रोह के आरोप में 12 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसको घटा के कितना 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को महात्मा गांधी के साथ समाचार पत्र यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने और प्रकाशित करने के आरोप में 6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो देखिए, जो शंकर लाल बैंकर हैं उनको जो है सरकार के खिलाफ लेख लिखने के आरोप में 6 साल की सजा जो है सुनाई गई थी। ये यंग इंडिया क्या है? तो देखिए, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। गांधी जी ने अपने विचार और दर्शन को प्रकाशित करने के लिए इसको आरंभ किया था। इसके अलावा देखिए, गांधी जी ने एक वीकली न्यूज़पेपर हरिजन भी स्टार्ट किया था। हरिजन बंधु गुजराती में था, हरिजन सेवक हिंदी में था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एम के गांधी द्वारा संपादित नहीं किया गया था? तो ये जो न्यूज़पेपर के नाम आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट समाचार पत्र, यंग इंडिया समाचार पत्र, नवजीवन समाचार पत्र और हरिजन न्यूज़पेपर, इनमें से कौन सा जो है महात्मा गांधी के द्वारा संपादित नहीं किया गया था? तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र, यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी गांधी जी के द्वारा संपादित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत विकल्प का चयन जो है आपको करना है। वंदे मातरम समाचार पत्र से संबंधित कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं।
ठीक है, ये 1905 में प्रकाशित किया गया था, बिल्कुल ठीक बात है। इसे अरबिंदो घोष ने प्रकाशित किया था, ये भी ठीक बात है। ये मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है, तो गलत। ये अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर आपके सामने दिखाए गए हैं, इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है व्यवस्थित करना है। तो जब बंगाल गजट समाचार पत्र है, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1780 में। उसके बाद संवाद कौमुदी, ये 1819 में। उसके बाद रासगोफ्तार, ये 1854 में। ठीक है, इसके बाद सोम प्रकाश, तो ये 1858 में। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इनमें से किसने बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संपादन किया था और साथ में ये कब प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1910 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, आपको गलत विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तहजीब उल अखलाक को 1874 में प्रकाशित किया गया, तो सही बात है। तहजीब उल अखलाक फारसी भाषा की पत्रिका थी, तो गलत, क्योंकि ये उर्दू भाषा की जो है पत्रिका थी। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था? और बताना है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए, ये सम्मेलन काफी फेमस है। ठीक है, तो यह है कराची का अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1931 में ये अधिवेशन हुआ था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसे जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को, ठीक है, एक बार मैं पेन अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। 12 नवंबर 1930 को जो है जॉर्ज पंचम के द्वारा लंदन के सेंट जेम्स महल में आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता थी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। अब आता है सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ था 29 अगस्त 1931 को। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो है गए थे और वो राजपूताना जहाज से गए थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मीराबेन, महादेव देसाई जैसे लोग भी सम्मिलित थे जो अलग अलग दलों से रिलेट करते थे। इसके बाद देखिए, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कब जो है बेसिकली हुआ था और कांग्रेस की तरफ से किसने उसमें भाग लिया था। ठीक है, ये आपको जो है बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र जब मदन मोहन मालवीय जो है चुने गए थे, लेकिन श्रीमती नीली सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी, उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा अधिवेशन था, ये अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसमें चुने तो मदन मोहन मालवीय गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता जो है श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। ये 1933 में हुआ था, यानी कि 1933 में। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, जो ये नलिनी सेन गुप्ता है
इनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। ये 48th एनुअल सेशन था, ठीक है। और इनको जो है नल्ली सेनगुप्ता को 1973 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए कि आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। किससे रिलेटेड? भारत स्त्री मंडल से संबंधित कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है। तो देखिए, भारत स्त्री मंडल की स्थापना कलकत्ता में 1910 में सरला बाला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्थापना कब की गई थी? 1910 में की गई थी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अदर कि जो निष्काम कर्म मठ है, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। गलत विकल्प का चयन आपको करना है। पहला, इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, सही है ये। दूसरा है 1910 में की गई थी, ये भी ठीक है। और इसको जो स्टैब्लिश किया गया था वो धोंडो केशव कर्वे देवी द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है। इसके बाद देखिए, पूछा गया है कि किन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी, ठीक है। तो देखिए, जो पूना सेवा सदन है, इसको 1909 में, ठीक है, जेके देवधर और रामाबाई रनाडे इनके द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इंडियन वीमेंस एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? साथ में किसने जो है इंडियन वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी, आपको ये भी बताना है। तो देखिए, इंडियन वीमेंस एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया था 1917 में मद्रास में। और किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, एमजी रानाडे, वीजी छिबन दौनेकर, जीजी आगरकर, ये तीनों ही इसके जो है संस्थापक हैं, ठीक है। जो दादोबा पांडुरंग है वो नहीं है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1884 में पुणे में की गई थी। ये सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो सेवा सदन है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन जो है करना है, ठीक है। तो सेवा सदन की स्थापना बंबई में की गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1885 में की गई थी। किनके द्वारा? बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि जो सेवा सदन समिति है, इसमें से फिर से जो है आपको गलत ऑप्शन बताना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको हम मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ ऑप्शंस चेंज करके जो है बताया गया है। पहला है कि इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 38 और 39 है ये एक ही समिति से जो है रिलेटेड है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, यानी कि कौन सा वो राज्य या स्टेट या वो जगह थी जिसको सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो देखिए, कब किसका पूर्ण विलय हुआ ये समझते। सिंध को मिलाया गया 1843 में, ठीक है। सिक्किम 1861 में, ये हम पूर्ण विलय की बात कर रहे हैं। भूटान को 1855 में और मणिपुर जो है 1891 में, ठीक है। तो आपको पता ही चल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंध है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना
1875 में नहीं हुई थी, आपको ये बताना है। तो देखिए जो सत्य शोधक समाज है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन तीनों की स्थापना 1875 में हुई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि देव समाज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला, इसकी स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, ये भी ठीक है। स्थापना कलकत्ता में की गई थी, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी, यही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 कि निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा को स्टैब्लिश किया गया था 1924 में, और ये किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस राज्य में चुआर विद्रोह शुरू किया गया था और इनमें से कौन सा इस विद्रोह का महत्वपूर्ण नेता नहीं था? चुआर विद्रोह के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए झारखंड के आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल जमीन के बचाव और विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1769 में एक आंदोलन आरंभ किया, जिसको चुआड़ विद्रोह कहते हैं। ये 1805 तक चला। बेसिकली चुआड़ का मतलब होता है या चुआर का मतलब होता है लुटेरा या उत्पाती। ये गाली के रूप में जो है यूज होता था, और इसको पहले बेसिकली कुडमी विद्रोह कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है चुआड़ विद्रोह हो गया, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बंगाल और इनमें से कोई नहीं, ये जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल विद्रोह का महत्वपूर्ण नेता कौन था और किस स्थान पर कोल विद्रोह नहीं हुआ था? कोल विद्रोह देखिए अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में कोल जनजाति के द्वारा किया गया। इसका जो विद्रोह का नेतृत्व था ये किया गया बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदारा महतो के द्वारा। ये जो कोल लोग थे, इन्होंने जो गैर आदिवासी जमींदार थे, महाजन थे, सूदखोर थे, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया, सरकारी खजाने को लूट लिया, कचहरी और थानों पर आक्रमण किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंत में ब्रिटिशर्स को एक सेना की विशाल टुकड़ी भेजनी पड़ी थी, जिन्होंने इस विद्रोह को निर्दयता से दबा दिया। बड़ी संख्या में कोल मारे गए थे। कोल बेचारे अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने में सक्षम नहीं रह पाए थे, इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपको परमहंस मंडली से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, गलत विकल्प आपको बताना है। इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी द्वारा की गई थी, सही है। 1848 में की गई थी तो गलत है। 1849 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो जो बालिका विद्यालय है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, ये बात पूछा गया है। नहीं तो ये गलत है, क्योंकि बालिका विद्यालय जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है और ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से हिंदुओं का कौन सा सुधार आंदोलन पश्चिमी भारत का नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए हिंदुओं के कुछ सुधार आंदोलन हुए, जिसमें से पश्चिमी भारत के अंदर आते हैं परमहंस मंडली, सत्य शोधक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो आत्मसम्मान आंदोलन है ये बेसिकली दक्षिण भारत का आंदोलन है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन मुस्लिम समुदाय से संबंधित नहीं था। देखिए, मुस्लिम समुदाय में सुधार के लिए कुछ आंदोलन हुए, जिसमें से एक था वहाबी, दूसरा था अहमदिया और तीसरा आंदोलन था देवबंद आंदोलन। जो रहनुमाई मजदायसन सभा है, ये बेसिकली पारसियों का सुधार आंदोलन है और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपको जो है गलत विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो इंडियन लीग जो है, इसकी स्थापना 1875 में की गई, बिल्कुल ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1836, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर इंडियन लीग जो है, इसकी स्थापना की गई तो ये 1875 में, ठीक है। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, उसको 1876 में स्टैब्लिश किया गया। देखिए, बहुत बारीक सा डिफरेंस है नामों में, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसको हम देखते हैं। केंद्र कहाँ पर स्थापित नहीं किए थे, ये पूछा गया है। दूसरा पूछा गया, वास्को डी गामा ने भारत की दूसरी यात्रा कब की थी। तो पहले हम जान लेते हैं कि पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किए थे। कालीकट, कन्नौर और कोचीन, ठीक है। वास्को डी गामा ने जो भारत की दूसरी यात्रा की थी, वो की थी 1502 में, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पुर्तगाली गवर्नर है, कौन सा वाला गवर्नर, उसने बीजापुर के शासक से गोवा को कब्जे में जो है ले लिया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने बीजापुर के शासक जो कि सिकंदर लोधी थे, इस दौरान गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद से गोवा जो है भारत में पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी बन गया था, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि लोधी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, तो मैंने आपको बता दिया, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर के शासनकाल में दीव और बेसिन को गुजरात के बहादुर शाह से अधिग्रहित कर लिया गया था। तो देखिए, 1530 में, ठीक है, 1530 में जो नीनो दा कुन्हा था, उसने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन को कब्जे में ले लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। मराठों द्वारा सालसेट और बेसिन पर कब कब्जा किया गया था। तो देखिए, 1739 में मराठों के द्वारा सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया गया था। फिर पूछा गया, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्टैब्लिश किया गया था। तो ये किया गया था 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि डी, 1739 और 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी और डचों ने अपना पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया था। देखिए, मार्च 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। डचों ने अपना जो पहला कारखाना था वो 1605 में, यानी कि कंपनी के गठन होने के 3 साल बाद मसूलीपट्टन में स्थापित किया था, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के क्विजेस आप रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीटली फ्री आपको पीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसके अलावा बाकी सभी प्रकार के नोट्स जो आपकी पीसीएस परीक्षा के लिए उपयोगी है, आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको कांटेक्ट करके जो भी क्वेरी है उसके बारे में पता कर लेना है। अब देखते हैं अपना 56 क्वेश्चन। डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित नहीं की गई थी। तो देखिए, जो डच कारखाने थे वो कहाँ कहाँ स्टैब्लिश
स्टैब्लिश किए गए ये जान लेते हैं। तो पुलिकट, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, सूरत, कराईकल, नागपट्टिनम और कोच्चिन में जो है डच फैक्ट्री थी। ठीक है, यानी कि इनमें से ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर ये स्टैब्लिश नहीं किए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके फिर से पूछे जाने की भी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि पुलिकट के प्रमुख ने भारत में डच गवर्नर के रूप में कार्य करना कब से प्रारंभ किया था। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये इन्होंने किया था 1617 से, और फिर उन्होंने पूछा है कि कहाँ पर स्थित कारखाने को फोर्ट गेल्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो पुलिकट था वो भारत में डच संचालन के मुख्यालय के रूप में उभर कर सामने आया। 1617 में पुलिकट के प्रमुख ने भारत में डच गवर्नर के रूप में काम करना शुरू किया, और जो पुलिकट में स्थित कारखाना था उसी को फोर्ट गेल्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कब कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर दरबार में, ठीक है, बेसिकली पहुंचा और कहां पर उन्होंने अंग्रेजी व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति जो है जहांगीर से ली। तो 1609 में जो है ये विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे और इन्होंने सूरत में एक अंग्रेजी व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति जो है मांगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अंग्रेजों ने किस शहर में 1619 तक अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था और अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक कारखाना कब स्थापित किया। तो देखिए, 1619 तक अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ अपने कारखाने स्टैब्लिश कर लिए थे, पहले ये जानते हैं। तो आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, भरूच, यहाँ पर उन्होंने जो है अपने कारखाने स्टैब्लिश कर लिए थे। ठीक है, यानी कि बालासोर में उनका कारखाना नहीं था। इसके बाद देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो हॉकिंस थे वो सूरत में कारखाना स्टैब्लिश करने की अनुमति मांगने गए थे। तो 1612 में जहांगीर ने अंग्रेजों को एक अनुमति पत्र दे दिया और फिर उस अनुमति पत्र के बदले 613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपना जो है व्यापारिक कारखाना स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी और कब फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्षेत्र को प्राप्त किया था। तो देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसकी स्थापना 1599 में यानी कि 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा जो है की गई थी, जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1639 में जो फ्रांसिस डे था उसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का क्षेत्र प्राप्त किया और बाद में इसी को जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम जो है दे दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने जरूर ध्यान रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज ये नाम जो है किसको दिया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 61, 1690 में जॉब चार्नक के द्वारा किस स्थान पर एक अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेनो ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। ठीक है, तो देखिए, 1690 में जॉब चार्नक के द्वारा सूता नटी नामक स्थान पर एक अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था और डेनो ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1616 में। तो जो सही आंसर है वो बेसिकली हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मुगल सम्राट फर्रुखशियार ने कब अंग्रेजों को एक फरमान के माध्यम से बंगाल, गुजरात और एक और जगह में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति जो है दी थी। तो देखिए, मुगल सम्राट फर्रुखशियार ने 1715 में, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखिए, 1715 में सम्राट जो है बीमार हो गया और उसकी बीमारी का इलाज जो है जॉन सरमन जो कि कलकत्ता का गवर्नर था और विलियम हैमिल्टन इनकी मदद से हुआ।
ये हुआ 1715 में। इस इलाज से जो है सम्राट ठीक हुआ और काफी खुश हुआ। तो बाद में उसने क्या किया, 1717 में एक फरमान जारी किया जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, और बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी को कार्यालय स्टैब्लिश करने की अनुमति जो है दे दी। ठीक है, तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1717 और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डेनो ने ट्राइक्यूबर और श्रीरामपुर में बस्तियां कब स्थापित की? भारत में डेनो का मुख्यालय कौन सा था? तो देखिए ये जो ट्राइक्यूबर है ये है तमिलनाडु में, और इसमें जो है 1620 में इन्होंने स्टैब्लिश किया। इसके अलावा श्रीरामपुर बंगाल में इन्होंने 1676 में जो स्टैब्लिश किया, और जो श्रीरामपुर था वो भारत में डेनो का क्या था, हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो 63 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था? प्रथम फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? तो देखिए फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है, सॉरी फ्रांसिस कैरन, इनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी और पहला फ्रांसीसी कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो देखिए 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और 4 साल बाद यानी कि 1668 में सूरत में इन्होंने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी, और 1690 में किस जगह स्थित चंद्रनगर को फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा तत्कालीन मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से जो है अधिग्रहित कर लिया था? तो देखिए 1673 ईस्वी में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी जो कि फोर्ट लुइस था उसकी स्थापना की थी। भारत में ये फ्रांसीसी अधिकृत क्षेत्रों का मुख्यालय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 1690 ईस्वी में भारत में स्थित चंद्रनगर को फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा तत्कालीन मुगल गवर्नर जो शाइस्ता खां था उससे अधिग्रहित कर लिया गया था। तो जो आंसर नंबर बी है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी कारखानों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए सही विकल्प आपको बताने तो माहे ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका कराईकल है ये ठीक है ना, इसके बाद आपका कासिम बाजार ठीक है, बालासोर नहीं सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के कारण मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया गया था, ये आपको बताना था। 68 क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मद्रास संधि है, ठीक है, ये क्यों हुई थी, कौन सा वो युद्ध था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो आंसर है ये हो जाएगा आंसर नंबर ए। आक्सला चैपल संधि जो थी ये 1748 में हुई थी, और मद्रास जो है वापस अंग्रेजों को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडियार की लड़ाई, फिर यहाँ पर कोमा लगाकर आपको बताना है कि ये कब हुई और महफूज खान के बीच लड़ी गई थी। अडियार की लड़ाई कब लड़ी गई थी ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो देखिए जो अडियार का युद्ध था ये हुआ था 1746 में। ठीक है, और इसमें जो है मद्रास पर कब्जा करने के लिए फ्रेंच और साथ में जो महफूज खान थे जो कि नवाब अनवर उद्दीन का प्रतिनिधि था, इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच और 1746, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान नहीं लड़ा गया था? ठीक है, यानी कि देखिए एक द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बीच में ही कुछ कुछ छोटे छोटे युद्ध हुए थे जो अलग अलग प्लेसेस पर लड़े गए थे, उन प्लेसेस के नाम पर उन युद्ध का नाम पड़ गया। आपको बताना है कि कौन सा इस दौरान नहीं लड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए प्रथम कर्नाटक का युद्ध तो उसमें अडियार का युद्ध था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो उसमें अंबर का जो है युद्ध था,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ही जो है आरकोट की लड़ाई थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे आएंगे, इसलिए डी आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? मुर्शिद कुली खान ने राजधानी को कहाँ से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था? मुर्शिद कुली खान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 1717 में फ्रकुशयार द्वारा मुर्शिद कुली खान को नवाब का जो है नाजिम इसके रूप में नियुक्त किया था। बाद में इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जागीरदार प्रणाली यानी कि भूमि प्रबंधन को जजमानी में बदल दिया था, जो बाद में जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। ठीक है, मुर्शिदाबाद में कटरा मस्जिद का निर्माण भी इनके द्वारा ही किया गया था, और बाद में जो इनके दामाद थे शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, वो इनके उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, तो जो 71 क्वेश्चन है देखिए, उस 1705 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित कर दी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प आपको बताना है, किससे संबंधित? इलाहाबाद की संधि से संबंधित। ठीक है, तो इस पर जो है 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक बात है। शाह आलम को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और बंबई के दीवानी अधिकार देने के लिए मजबूर किया गया था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार जो दिए गए थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के थे। ठीक है, उसके बाद कारा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम को दे दिए गए, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से तालेगांव से संबंधित गलत विकल्प का चयन जो है आपको करना है। ठीक है, तो जो तालेगांव देखिए युद्ध हुआ था ये 1776 में लड़ा गया था। ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को हरा दिया था और फिर जो है पुरंदर की संधि जो है इस पर हस्ताक्षर जो है मराठों और अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, बाकी क्योंकि सारे ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सालबाई की संधि है उससे रिलेटेड गलत विकल्प का चयन आपको बताना है। तो सालबाई की जो संधि है उस पर मराठा और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस संधि ने अंग्रेजों और मराठा के खतरे से 15 साल की राहत दी, तो गलत बात, 20 साल के लिए जो है शांति रही थी। ठीक है, अंग्रेजों ने सालसेट को छोड़कर सभी मराठा प्रदेश जो है बेसिकली वापस कर दिए, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन नंबर 74 है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध इसको समाप्त करने के लिए बातचीत की गई, और बातचीत करने के बाद सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि करा दी। इसमें शर्त ये रखी गई कि जो कंपनी है उसका सालसेट और भरूच पर नियंत्रण रहेगा, और गारंटी ली कि मराठा मैसूर के हैदर अली को हरा देंगे और कर्नाटक क्षेत्रों को वापस हासिल करेंगे। मराठों ने भी ये गारंटी दी थी कि वो फ्रांसीसियों को अपने एरिया में बस्तियां स्थापित करने से जो है प्रतिबंधित करेंगे। ठीक है, तो ये इस के बारे में। इसके अलावा देखिए जो रघुनाथ राव है उसको पेंशन देने पर सहमति भी जताई थी, और जो माधवराव द्वितीय है उसमें मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। बेसिकली इस संधि में क्या है ना, मराठों को काफी फायदा हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है वो रणजीत सिंह महतिया और हैरी स्मिथ के बीच लड़ा गया था, और ये युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये युद्ध था बुद्देवाल का युद्ध, और ये लड़ा गया था 1846 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बर्मा को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, और
किस वायसराय के शासनकाल के दौरान मणिपुर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया? तो बर्मा को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में पूर्ण विलय कर दिया गया। इसके अलावा लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में मणिपुर का पूर्ण विलय जो है हो गया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान नेपाल को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया? और पूछा गया है कि किसके शासन के दौरान सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया? तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, इस गवर्नर जनरल के द्वारा 1816 में नेपाल को जो है पूर्ण विलय कर दिया गया और सिंध जो है लॉर्ड एलन बरो के द्वारा 1843 में पूर्ण विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन काल के दौरान सिक्किम को पूरी तरह से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया? देखिए यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल या वायसराय, एक ही व्यक्ति ऐसा था जो ब्रिटिश भारत का पहले गवर्नर जनरल भी रहा और फिर वो वायसराय भी बन गया था। वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में जो है सिक्किम का पूर्ण विलय कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान तिब्बत को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो देखिए जो लॉर्ड कर्जन है, उस वायसराय के शासनकाल में 1903 में लॉर्ड कर्जन ने जो है तिब्बत को पूरी तरह से विलय कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शिष्टमंडल का गठन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान किया गया था? ठीक है, तो जो किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल है, इसका जो है गठन जो है वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनके शासनकाल में किया गया था। ठीक है, जो मेलकम शिष्टमंडल है लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे, डेविड सेटॉन ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पे, रॉबर्ट शिष्टमंडल तो लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय जो है उनके टाइम पे इसका गठन किया गया था। चलो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से दो शिष्टमंडलों का गठन जो है किया गया था? ठीक है, तो जो डूरंड शिष्टमंडल है ये लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान हुआ था। यंग हस्बैंड शिष्टमंडल ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। डैन शिष्टमंडल लॉर्ड कर्जन और डॉक्टर अटल शिष्टमंडल ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि डैन और यंग हस्बैंड शिष्टमंडल ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिष्टमंडल गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन काल के दौरान गठित नहीं किया गया था? ये आपको बताना है। देखिए एल्फिंस्टन जो है ये 1808 में, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था। जो मेलकम शिष्टमंडल है ये भी 1808 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था। डेविड सेटॉन ये 1809 में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। किर्क पैट्रिक जो है ये 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, इनमें से किस शिष्टमंडल का गठन 19वीं शताब्दी में नहीं किया गया था? तो मैंने आपको देखिए पहले भी इनके सारे के सारे ईयर्स बताए हैं, तो उस बेस पे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं कि जो किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल है इसका गठन 19वीं शताब्दी में नहीं किया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 83। कित में से सही विकल्प का चयन करना है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा तो ये 1836 में स्टैब्लिश की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन 1838 ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इनमें से जो है जो भी आपको दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्टैब्लिश की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में स्टैब्लिश की गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में जो है स्टैब्लिश की गई। तो जो आपका आंसर नंबर डी है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में स्टैब्लिश हुई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्टैब्लिश हुई। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह हुआ 1844 में। 32वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह हुआ 1849 में। 66वीं इन्फेंट्री जो विद्रोह हुआ ये हुआ 1850 में। ठीक है, इसके बाद जो 37वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह हुआ ये 1852 में हुआ। ठीक है, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। वेल्लोर विद्रोह हुआ था आपका 1806 के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट विद्रोह हुआ ये हुआ 1824 के अंदर। फिर ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह जो असम में हुआ था ये हुआ था 1825 में। और शोलापुर विद्रोह हुआ था 1833 में। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंगफोन्स का विद्रोह ये कहाँ से शुरू हुआ था और किसने इसका जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, तो देखिए सिंगफोन्स विद्रोह ये असम बर्मा सीमा जो है उससे शुरू हुआ था और इसका जो नेतृत्व था वो किया था निरंगा फिदू ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कि सही विकल्प का चयन कीजिए। एक विद्रोह जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ था और टोमा सोरा और राजा अनंतयार उस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। तो वो कौन सा था, वो था कोया विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए जो आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र था ना वहां पर ये हुआ था। टोमा सोरा और राजा अनंतयार जो है इसके महत्वपूर्ण नेता थे। ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में सही विकल्प का चयन जो है आपको करना है। हो और मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। कोली प्रतिरोध ये हुआ था पश्चिमी घाट में। संथाल विद्रोह ये हुआ था राजमहल की पहाड़ियां बिहार में। खासी विद्रोह ये हुआ था गारो और जयंता पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर आपको सही विकल्प बताना है। संथाल विद्रोह का जो लीडरशिप दी थी वो दी थी सिद्धू और कानू ने। ठीक है, खोंड विद्रोह को लीडरशिप दी थी चक्र बिश्नोई ने। रामोसी राइजिंग जो थी इसको दी थी बेसिकली चित्तूर सिंह ने। और खासी विद्रोह को लीडरशिप दी थी तीरथ सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत विकल्प का चयन आपको करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नारकेल बेरिया विद्रोह, ठीक है, तो बंगाल का 24 परगना जिला। ठीक है, फिर पागलपंथी विद्रोह तो बंगाल का मेमनसिंह जिला। फिर फरीची विद्रोह तो पूर्वी बंगाल में फरीदपुर। और मोपला विद्रोह तो केरल का मालाबार क्षेत्र। यहाँ पे देखिए बंगाल का कूच बिहार जिला लिखा है जबकि मैंने बोला है बंगाल का 24 परगना जिला, तो यही वो गलत ऑप्शन है और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93, पाइका विद्रोह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पाइका विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1817 में उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के खिलाफ उड़ीसा की जो पाइक जाति थी उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। कुछ समय के लिए पूर्वी भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें इस विद्रोह के द्वारा हिला दी गई थी। ये पाइक जाति कौन थी, ये लोग पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थे। ये योद्धाओं के रूप में वहां के लोगों की सेवा भी करते थे। ठीक है, पाइक लोगों ने भगवान जगन्नाथ को एकता का प्रतीक मानकर जो बख्शी जगबंधु थे उनकी लीडरशिप में 1817 में ये विद्रोह शुरू कर दिया था। बहुत जल्दी ये पूरे उड़ीसा में फैल गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको जो है दबा दिया था। बहुत से लोगों को पकड़ के कारावास दे दी गई। बहुत दिनों तक जो बख्शी जगबंधु थे उन्होंने वनों में छिपकर संघर्ष किया, लेकिन बाद में जो है आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कहते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और उड़ीसा में तो पाइक विद्रोह को बहुत ऊंचा दर्जा जो है प्राप्त है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पाइक विद्रोह जो हुआ, ये हुआ उड़ीसा में, और कब हुआ? 1817 में, ध्यान रखना है। और इसकी जो है लीडरशिप दी गई, वो दी गई बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु संतरा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सावंतवादी विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ था, और किसने सावंतवादी विद्रोह की लीडरशिप नहीं दी थी? देखिए, जो सावंतवादी विद्रोह है ये 1844 से लेके 59 के बीच में हुआ था, उत्तरी कोंकण तट पर। ठीक है, जिन लोगों ने लीडरशिप दी थी उनका नाम क्या था? फोंड सावंत, सुवाना निकम, दाजी लक्ष्मण और हर सावंत डिग्नेकर। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरा बिश्नोई है वो इससे रिलेटेड नहीं है, यही आपका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दो विद्रोह एक ही वर्ष में जो है शुरू हुए थे, ये आपको बताना है। तो बेसिकली देखिए, जो गडकरी विद्रोह है ये आपका चला 1844 में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नारकेल बेरिया विद्रोह है ये चला 1831 में। जो सूरत विद्रोह है आपका, ये चला आपका 1844 में। और अहोम विद्रोह जो चला, ये चला आपका 1828 में। तो यहाँ से पता चल गया गडकरी विद्रोह और जो आपका सूरत विद्रोह है ये बेसिकली एक साथ चले थे। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत विकल्प का चयन जो है आपको करना है। तो सम्मति आयु अधिनियम, जिसको एज ऑफ कंसेंट भी बोलते हैं, ये 1891 में पारित हुआ लॉर्ड लेंसडाउन के टाइम पर। साइमन कमीशन ये आया 1927 में और ये आया लॉर्ड इरविन के टाइम पर। शारदा कानून ये पारित हुआ 1930 में और लॉर्ड इरविन के टाइम पर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको सही विकल्प का चयन करना। देखिए, एग्जाम में बड़ा ध्यान रखना होता है इन सारे कीवर्ड्स का। ठीक है, तो सती प्रथा निषेध कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी आएगा यहाँ पर। अगस्त घोषणा यहाँ पर लॉर्ड लिथगो आएगा। और कैबिनेट मिशन तो लॉर्ड वेविल आएगा। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिविल डिसओबिडियंस था ये। अहमदाबाद मील हड़ताल ये क्या थी? पहली भूख हड़ताल थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। खेड़ा सत्याग्रह तो ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, यानी कि पहला असहयोग आंदोलन था। रोलर्ड सत्याग्रह तो ये पहली जन हड़ताल थी, फर्स्ट मास स्ट्राइक थी। तो ये डी आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का जो है चयन आपको करना है। विषम का मतलब यहाँ पे रॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना 1816 में की गई, बिल्कुल ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की स्थापना 1916 में की गई, बिल्कुल ठीक है। 1916, आई एम सॉरी। अहमदाबाद जो सत्याग्रह था उसको जो है 1918 में शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों की एक डेट है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लगाना है। जो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या है वो की गई 1926 में। ठीक है, लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की जो घोषणा की गई वो की गई 1929 में। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की गई थी 1933 में। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 1936 में। तो जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो ये डिस्कशन किया गया था ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से यूट्यूब पर, इसके अलावा टेलीग्राम पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़े रहिए। हमारे द्वारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल एग्जाम से रिलेटेड दिया जाता है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।
पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई डिटेल्स में जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भरोसा रखिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।